दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले बीपीएससी टीचर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल लेते हैं कि इन विच सेंचुरी डिड द रीनेसा बिगिन इन इटली। इटली में रीनेसा की शुरुआत कब होती है? इसके लिए ऑप्शन है 13th सेंचुरी, बी है 14th सेंचुरी, सी है 15th सेंचुरी, डी 16th सेंचुरी। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी में इटली में रीनेसा की दोस्तों शुरुआत होती है। अगला सवाल है कि हु सेड रेडी टू वेंड ऑन माय पिलग्रिमेज या टू कैंटरबरी विथ फुल डिवोट हार्ट। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है द मॉन्क, जॉफ्री, द नाइट, द पार्सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जॉफ्री चौसर। अगला सवाल है कि द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा रिफर्स टू। दोस्तों किस राइटर को हम लोग मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है लैंगलैंड, जॉफ्री चौसर, विक्लिफ या डाइड्रोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉफ्री चौसर। द नॉर्मन्स कंक्यूर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन। दोस्तों पूछा जा रहा है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स या वार ऑफ हेस्टिंग्स कब हुई थी? ऑप्शन है 1060, 1068, 1066 या 1070। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1066। अगला सवाल है कि इपिथेलेमियन इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ डैश डैश। दोस्तों एडमंड स्पेंसर की ये रचना है, यह एक ओड है। इस ओड को वो अपने मैरिज के दिन अपनी ब्राइड इलिजाबेथ बोयले के लिए लिखे थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ पोइटिकल सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज। इसलिए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बी मैरिज। दोस्तों याद रखिए यह एक ओड है जिसको 1594 में एडमंड स्पेंसर लिखे थे। अगला सवाल है कि द ऑथर ऑफ ले मॉर्टे डी ऑर्थर इज। ले मॉर्टे डी ऑर्थर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जॉन लिली, थॉमस मेलोरी, एडवर्ड गिवन या विलियम गॉडविन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा थॉमस मेलोरी। इसको दोस्तों 1485 में विलियम कैक्सटन पब्लिश किए थे। अगला सवाल है कि द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। किस व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लाया? तो इसका ऑप्शन है आपके लिए विलियम कैक्सटन, जॉन गोवर, रॉबर्ट फेबियान या सी मॉर्टन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम कैक्सटन। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस कब इंग्लैंड में आई? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा 1476, 1476। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द इलिजाबेथन एज। दोस्तों कौन सा राइटर इलिजाबेथन एज का नहीं है? मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन या जॉन मिल्टन। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन दोस्तों इलिजाबेथन एज के नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड। तो दोस्तों इलिजाबेथन एज इंग्लिश लिटरेचर में कब से कब तक है? तो ये ऑप्शन है 1558 से 1603, 1603 से 1625 और 1625 से 1649 और 1649 से 1660। तो दोस्तों ये जो भी टाइमिंग दिए गए हैं ये रीनेसां पीरियड के टाइमिंग जो अलग अलग पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो इलिजाबेथन एज जो गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है वो 1558 से दोस्तों 1603 तक चलता है। इसकी क्वीन होती है एलिजाबेथ है। अगला सवाल है कि इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले अपीयर। दोस्तों शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश होता है? ऑप्शन है 1620, 1622, 1623 और 1632। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1623। 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी 1623। दोस्तों इनके मृत्यु के शेक्सपियर के मृत्यु के 7 ईयर्स बाद इस फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया गया था। इसमें 36 प्ले थे। जनरली ये 37 प्ले लिखे हैं जिसमें 36 प्ले फर्स्ट फोलियो में दोस्तों पब्लिश्ड होते हैं। याद रखिएगा एलिजाबेथन एज को दोस्तों अब एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि इन द प्लेज द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरियो इज द ड्यूक ऑफ मिलान, कैंट, एडिनबर्ग या नेपाल्स। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मिलान। अगला सवाल है कि हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स जो लोग थे वो इलिजाबेथन टाइम में ही आए थे। इसमें 7 लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें ऑक्सब्रिज के नाम से जानते हैं।
ऐसे राइटर जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे उन्हीं को हम ऑक्सब्रिज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात याद रखिएगा, 3 राइटर्स थे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और 3 कैम्ब्रिज से पढ़े थे, लेकिन वन ऑफ देम, एक राइटर ऐसा भी था जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था जनरली, लेकिन फिर भी उसे हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से भी जानते हैं। किसी भी कहने से ऐसा है कि इन दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। तो रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नेस, जॉर्ज पीले। तो दोस्तों ये भी यूनिवर्सिटी बिट्स, ये तीनों जो लोग हैं यूनिवर्सिटी बिट्स के पार्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर हैं। यहाँ पे जो फ्रांसिस बेकन है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से जानते हैं और एप्रोस्टिक स्टाइल के लिए जानते हैं, यही यहाँ पे यूनिवर्सिटी बिट्स नहीं है। तो आपके 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस बेकन। दोस्तों फ्रांसिस बेकन का जन्म और मृत्यु कब हुई थी जरूर कमेंट कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे कुछ राइटर है और उनकी रचनाओं का नाम है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही से मैच नहीं है। जैसे मार्लो, डॉक्टर फॉस्टस, इनकी ही रचना ये सही है, आपको बताना है गलत इसमें। शेक्सपियर, द विंटर्स टेल, ये भी सही है। रिच रिचार्ड शेरिडन, राइवल्स, ये भी सही है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, द स्कूल फॉर स्कैंडल, यही गलत है। दोस्तों ये स्कूल फॉर स्कैंडल ये आपका रिचार्ड शेरिडन की ही रचना है। तो आपके 13 नंबर का करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। तो दोस्तों यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। ऑप्शन है हैमलेट, द डचेज ऑफ माल्फी, वॉलपूल और गर्डबक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका भोलपुन। तो यहाँ पे आपके 14 नंबर सवाल का आंसर होगा भोलपुन, जो एक रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। आप हेमलेट के बारे में जानते हैं, एक शेक्सपियर की रचना है जो ट्रेजेडी है। फिर एक है द डचेज ऑफ माल्फी। दोस्तों यदि हम बात करें इसके राइटर की तो इसके राइटर थे जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर इसके राइटर थे। और गर्बुडक की बात करें तो गर्बुडक आपका फर्स्ट ट्रेजेडी है जिसके रचनाकार है थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले। याद रखिएगा गर्डबक के रचनाकार है थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की रचनाओं के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन है और कौन नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है दोस्तों एग्जाम में। ऑफ एजुकेशन, एरोपेटिका, ऑन शेक्सपियर, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। तो दोस्तों यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो जॉन मिल्टन की रचना नहीं है, आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा। दोस्तों इसके रचनाकार की बात करें तो मैथ्यू प्रायर है, मैथ्यू प्रायर, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय मिल्टन। फिर कुछ और रचना के बारे में दोस्तों बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑफ एजुकेशन, एरोपेटिका, ऑन शेक्सपियर, ये तीनों रचना किसकी है, जॉन मिल्टन की है। फिर 3 रचना और भी है इसमें जो जॉन मिल्टन की है, और एक रचना है जो जॉन मिल्टन की नहीं है। तो आपको 6 वर्क्स यहाँ पे मिलते हैं जॉन मिल्टन की, जिसको आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना चाहिए और याद करना चाहिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेक्री ऑफ पेडमाउंट, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेविटी, और डी है पैशनेट पिलग्रिम। तो यही आपका करेक्ट आंसर है जो मिल्टन की रचना नहीं है, द पैशनेट पिलग्रिम। तो दोस्तों यदि पूछा जाए कि यह किसकी रचना है तो ये बुझिए कि कुछ कविताओं का संग्रह है। तो ये हो जाएगा विलियम जोगार्ड, विलियम जगार्ड, GAGGARD। अगला सवाल है कि हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर दोस्तों हम किसको बोलते हैं, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन गैल्सवर्थ। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मिल्टन। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन मिल्टन को किसने पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा। तो नोट डाउन कर लीजिए, जॉन ड्राइडन ने कहा मिल्टन को कि ही इज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। अगला सवाल है कि द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स।
दोस्तों पूछा गया है जो मिल्टन की एक रचना है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें कितनी पुस्तकें, मतलब इसमें कितनी किताबों को संग्रहित किया गया? 6 बुक्स, 16 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स या 14 बुक्स? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यदि हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, तो इसकी जो सबसे पहली पब्लिकेशन हुई 1667 में हुई और दूसरी हुई 1674 में। तो इसको 2 बार पब्लिश किया गया, 1667 और 1674। तो 1667 में जब यह पुस्तक आती है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें 10 बुक्स होते हैं और 1674 में जब आता है तो इसमें 12 बुक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, 12 बुक्स। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पास्टोरल इलेजी? दोस्तों पास्टोरल इलेजी में क्या होता है? इट इज बोथ डेथ एंड रूरल लाइफ। माने ये तो किसी व्यक्ति के मरने का एक शोक व्यक्त करेगा और साथ ही साथ रूरल लाइफ को भी इन्वॉल्व करेगा, उसे हम बोलते हैं पास्टोरल इलेजी। इसके लिए ऑप्शन है अन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन मेमोरियम, लिसिडास और डूनियो इलेजी। तो दोस्तों पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पास्टोरल इलेजी? इलेजी तो सब है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें पास्टोरल इलेजी कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिसिडास। लिसिडास यहाँ पे पास्टोरल इलेजी है। दोस्तों इसकी पब्लिकेशन हुई थी आपकी 1637 में। पास्टोरल इलेजी है लिसिडास, इसकी पब्लिकेशन हुई थी 1637 में। दोस्तों यदि बात करें हम कि ये इन मेमोरियम किसकी रचना है, तो इन मेमोरियम जो रचना है ये है आपके लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों आपको बताना है कि अन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसके रचनाकार कौन है, जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डॉज द कैरेक्टर डेलिया एपियर? तो डेलिया एक कैरेक्टर का नाम है जो जॉन मिल्टन की किसी रचना में है, उसका नाम बताना है। जॉन मिल्टन की कुछ रचना यहाँ भी है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, कॉमन्स और सैमसन एग्नोस्टिस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमसंग एग्नोस्टिक्स। इसी में एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है डेलिया। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम? दोस्तों मिल्टन की जो रचना है पैराडाइज रीगेंड, इसका जो थीम है वो कहाँ से आता है? संत कैथरीन सरमन्स, संत लुक्स गॉस्पेल या द बाइबल या जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 21 का आपका बी, संत लुइस गॉस्पेल। अगला सवाल है कि हु अमंग द फ्लोइंग रिगार्डेड सतन एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो दोस्तों कौन से ऐसे राइटर हैं जो सतन को पैराडाइज लॉस्ट के एक रियल हीरो के रूप में मानते हैं? ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप, एस.टी. कॉलरिज, जॉन ड्राइडन या टी.एस. इलियट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 22 का एस.टी. कॉलरिज। क्या होगा दोस्तों? एस.टी. कॉलरिज करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मिल्टन लिसिडास इज ए या एन? मिल्टन की जो लिसिडास है वो क्या है? इपिक है, इलेजी है, ओड है या लिरिक है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ये इलीजी है। इलीजी को हम मोनोडी भी बोलते हैं, याद रखिएगा इलीजी को हम MONODY मोनोडी भी बोलते हैं। फिर आता है कि हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रीनेसा? रीनेसा को सबसे पहले किसने प्रयोग किया और इसको डिफाइंड किया, इसको परिभाषित किया? शेक्सपियर, मार्लो, बेकन या ज्यूल्स मैकलेट? तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ज्यूल्स मैकलेट। फिर क्वेश्चन है कि विच कंट्री ज्यूल्स मैकलेट बिलोंग टू? किस कंट्री से अपना, मतलब ये किस कंट्री के हैं? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। तो दोस्तों जो आपके ज्यूल्स मैकलेट थे एक जर्मनी राइटर थे जिन्होंने आपका रीनेसा जो टर्म है उसको क्वाइन किया था। इन विच ईयर ज्यूल्स मैकलेट डिफाइंड द टर्म रीनेसा? रीनेसा को जो ज्यूल्स मैकलेट डिफाइन किए थे किस वर्ष किए थे? ऑप्शन है 1835, 1845, 1855 और 1865। तो ज्यूल्स मैकलेट डिफाइन द टर्म रीनेसा इन 1855। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रीनेसा मूवमेंट? रीनेसा जो था वो किस प्रकार का मूवमेंट था? रिलीजियस, ट्रेडिशन, सोशोलॉजिकल या कल्चरल? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका कल्चरल। अगला सवाल है
कि which movement inspired Italian scholars to study philosophy and literature? रिफॉर्मेशन, रीनेसा, प्रोटेस्टेंट या रोमांटिक? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीनेसा। हु वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इटली इन द टाइम ऑफ रीनेसा? दोस्तों रीनेसा की शुरुआत आप जानते हैं कि इटली से होती है। इसके महान स्कॉलर कौन थे? ओविड, वर्जिल, सिसरो या पेट्राक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्राक। सोनेट को इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था और इन्हीं से सीखकर इंग्लैंड में आपके सोनेट्स को थॉमस वेट लाए थे। अगला सवाल है कि हु इस्टैब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में किसने और कब लाया? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका विलियम कैक्सन 1476 में। हु मार्क्स अराइवल ऑफ रीनेसांस इन इंग्लैंड? रीनेसा, मार्लो, लिली, चौसर या नॉन ऑफ दिस? तो जॉफरी चौसर यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है कि हुज पोएट्री एक्सपोजेज द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रीनेसांस इन इंग्लैंड? शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या पेट्रार्क? तो 32 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चौसर। अगला सवाल है द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीनेसा इन इंग्लैंड? प्रथम पुस्तक जो रीनेसा के प्रभाव में लिखा गया, मतलब रीनेसा के काल में लिखा गया। ऑप्शन यूटोपिया, कैंटरबरी टेल्स, द पावर एंड द ग्लोरी, द टेम्पेस्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूटोपिया। तो 33 का करेक्ट आंसर है दोस्तों यूटोपिया। यूटोपिया का दोस्तों कौन सा वर्ड होता है? इसके पिछले सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे, तो जरूर बताइएगा कि यूटोपिया का अपोजिट वर्ड क्या होगा। विच मूवमेंट मार्क्स द रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन? रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन? रेनेसांस मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रोमांटिक या ऑल ऑफ दिस? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफॉर्मेशन मूवमेंट। दोस्तों रिफॉर्मेशन आपका मूवमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट इंग्लिश किंग वाज डोमिनेटेड बाय रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट, पोप या ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का आपका ए, रोमन कैथोलिक चर्च। इन विच सेंचुरी violent clashes were found between Catholics and Protestant? Catholics and Protestants 14th, 15th, 16th या 17th? तो दोस्तों आपके 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 16th। दोस्तों आप याद रखिएगा 16th सेंचुरी में जो यूरोप था वो दो पार्टों में बट गया था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्रिश्चियन यूरोप वाज डिवाइडेड? क्रिश्चियन यूरोप दो पार्ट में बटा था, कौन कौन से? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा